नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान के जयपुर शहर के रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम गोपाल है। गोपाल पेशे से एक कार ड्राइवर हैं। तो चलिए अब ये कहानी गोपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है और मैं राजस्थान के जयपुर शहर का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं वो मेरे जीवन में घटी एक ऐसी डरावनी घटना की कहानी है, जिस घटना की मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि कभी मेरे साथ भी कोई वैसी डरावनी घटना हो सकती है। क्योंकि मैंने बचपन से लेकर जब तक मेरे साथ वो घटना नहीं हुई थी तब तक बहुत से लोगों से भूत प्रेत चुड़ैल डायन इन सब चीजों की कई कहानियां सुनी थी, लेकिन मैं कभी भी इन सब चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करता था। क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये सब बातें सिर्फ मनगढ़ंत होती हैं। क्योंकि इंसान के मर जाने के बाद तो उसकी आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। क्योंकि मेरी तरह ही आप लोगों ने भी बहुत बार ये चीज सुनी होगी कि जिस तरीके से अपन लोग कपड़े बदलते हैं उसी तरीके से आत्मा भी शरीर बदलती है। एक शरीर से निकल जाने के बाद वो तुरंत ही दूसरे शरीर में चली जाती है। तो इसी बात की वजह से मैं मेरे मन में हमेशा ऐसा ही सोचता था कि ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है। ये तो सिर्फ लोगों को डराने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बनाई जाती हैं। क्योंकि अगर आत्मा किसी इंसान के मरने के बाद तुरंत ही किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है तो फिर भूत प्रेत भला कैसे हो सकते हैं। और इसी बात की वजह से मैं हमेशा ही मेरे मन में यही सोचा करता था कि ये सब कुछ नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब है कि मैं ये समझता था कि ये भूत प्रेत जैसी चीजें कहीं नहीं होती हैं। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन आगे चलकर मेरे साथ एक ऐसी घटना होगी जिस घटना के होने के बाद मेरी ये सोच बिल्कुल गलत साबित हो जाएगी और मैं जितना इंसानों के ऊपर विश्वास नहीं करता हूं उससे कहीं गुना ज्यादा भूत प्रेत चुड़ैल डायन और इन सब चीजों की तरह ही जो एक भटकती हुई आत्मा होती है उसके ऊपर विश्वास करने लगूंगा। अब यहां पर मेरी ये बात सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या कोई भटकती हुई आत्मा और भूत प्रेत या चुड़ैल व डायन अलग होते हैं। तो मैं यहां पर आप लोगों को बता दूं कि जिस तरीके से आप लोग अपने जीवन में मेहनत करके कुछ मुकाम हासिल करते हो, ठीक उसी तरीके से एक भटकती हुई आत्मा भी उसकी जो एक प्रेत योनि होती है उसमें कई सारे ऐसे काम करती हैं जिन कामों को करने के बाद ही उसे एक चुड़ैल की या एक डायन की जितनी शक्तियां हासिल हो पाती हैं। वरना शुरू में तो वो सिर्फ एक साधारण सी आत्मा ही रहती है जो सिर्फ किसी को अपने होने का एहसास करवा सकती हैं। ना ही तो वो किसी को दिखाई दे सकती हैं और ना ही वो किसी को फिजिकल रूप से कुछ नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि ये हो सकता है कि वो किसी के शरीर के अंदर जाकर उस इंसान के शरीर पर अपना कब्जा कर ले। पर फिर अगर कोई आत्मा शुरू में इतनी साधारण होती है तो वो आगे जाकर इतनी खूंखार और क्रूर कैसे बन जाती हैं। तो इसी बात की सच्चाई आप लोगों को आज की इस कहानी में पता चलने वाली है। इसलिए आप लोग इस कहानी को बिल्कुल भी अंत तक सुने बिना मत छोड़ना, क्योंकि आगे चलकर जो जो चीजें इस कहानी में होने वाली हैं शायद वैसा कुछ आज तक भी आप लोगों ने कहीं नहीं सुना होगा। अब जैसा कि आप लोगों ने कहानी की शुरुआत में सुना कि मेरा नाम गोपाल है और मैं पेशे से एक कार ड्राइवर हूं, तो मेरे साथ ये जो डरावनी घटना हुई थी ये भी मेरे इसी कार ड्राइविंग वाले काम के दौरान ही हुई थी। दरअसल मेरी तरह ही मेरे पिताजी भी टैक्सी चलाया करते थे, लेकिन उनके पास जो टैक्सी थी वो पुराने जमाने वाली टैक्सी थी जिसको चलाने में मुझे काफी ज्यादा दिक्कत होती थी। पढ़ाई में तो वैसे शुरू से ही मेरा मन नहीं था। इसी वजह से कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मैंने टैक्सी चलाने का काम शुरू कर दिया था और फिर कुछ ही दिनों बाद मैं मेरे लिए एक सेकंड हैंड कार ले आया था और अब मैं उसी कार को टैक्सी के रूप में चलाता हूं। दरअसल एक बार की बात है, मैं रात के लगभग 9 बजे के आसपास जयपुर वाले एयरपोर्ट के बगल से अपनी कार को लेकर निकल रहा था। उस दिन मुझे घर पहुंचने में काफी ज्यादा लेट हो गया था
क्योंकि मैं अक्सर शाम के 6 बजे के आसपास ही अपने घर पर चला जाया करता था। इतना जल्दी घर पर जाने के पीछे की वजह यह थी कि घर पर मेरे पिताजी की तबीयत काफी खराब रहती थी और उनको दवाई पानी देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उस वक्त तक मेरी शादी भी नहीं हुई थी और जो मेरी माँ थी वो भी काफी टाइम पहले ही गुजर चुकी थी। इसीलिए मैं सुबह जल्दी ही अपने काम पर निकल आता था और फिर पूरे दिन टैक्सी चलाने के बाद शाम को 6 बजे तक वापस अपने घर लौट जाता था। उस दिन भी मुझे एक दूर की सवारी मिल गई थी जिसको छोड़कर मैं वापस अपने घर की तरफ लौट ही रहा था। लेकिन जैसे ही मैं एयरपोर्ट के बगल वाली सड़क से एक घुमाव में घूमा तो मुझे वहां पर उस घुमाव से अगले वाले घुमाव के ऊपर एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसने सिर से लेकर पैरों तक एक गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी। साथ ही उसके हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस था जिसको उसने वही सड़क के ऊपर ही रख रखा था। दूर से देखने पर वो औरत बड़ी ही सरल और शांत दिखाई दे रही थी। इसके साथ ही उसने जिस तरीके से उस साड़ी को पहन रखा था और इसके अलावा जब उसने उस साड़ी के पल्लू को जिस तरीके से अपने सिर के ऊपर ओढ़ रखा था, उस चीज को देखकर तो यही समझ में आ रहा था कि वो किसी खानदानी घर की बहू है। यानी कि उसको देखकर यह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो जयपुर की बाकी की औरतों और लड़कियों की तरह की कोई मॉडर्न जमाने वाली औरत है। पर तभी उसको देखते देखते ही मैं मेरे मन में सोचता हूं कि आज मैं घर पहुंचने में काफी ज्यादा लेट हो गया हूं और अब मुझे कोई भी सवारी नहीं लेनी है। यही बात सोचते हुए मैं दूर से ही अपनी कार की स्पीड को बढ़ा देता हूं और फिर काफी तेज स्पीड में अपनी कार को चलाते हुए आगे की तरफ निकलने लगता हूं। लेकिन अभी भी सामने की तरफ जिस घुमाव पर वो औरत खड़ी हुई थी, मैंने उस घुमाव को पार नहीं किया था और जैसे ही मेरी चलती हुई कार की आवाज उस औरत के कानों में पड़ी तो वो पलटकर मेरी तरफ देखती हैं और मेरी तरफ देखते ही वो सड़क के थोड़ा बीच में आकर एक हाथ से मुझे कार रोकने का इशारा करने लगती है। अब जैसा कि शुरू में मैंने सोचा था कि मुझे जल्दी से घर पहुंचना है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी कार की स्पीड को धीमा नहीं करता हूं। लेकिन जैसे ही उस औरत को इस बात का एहसास हुआ कि उसके द्वारा हाथ देकर रुकवाने के बावजूद भी मैं अपनी कार को नहीं रोक रहा हूं, तो वो सड़क के बीच में ही आ जाती है और फिर अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए मुझे कार रोकने का इशारा करती है। अब जैसे ही वो अचानक से बीच में आई तो फिर मुझे मजबूरी में अपनी कार को रोकना ही पड़ा। कार को रोकते ही वो मेरी ड्राइविंग साइड वाली खिड़की के पास आती है। फिर जैसे ही वो मेरी ड्राइविंग साइड वाली खिड़की के पास आई तो मैं भी थोड़ा सा शीशा नीचा करके उससे पूछा कि कहाँ जाना है मेम साहब, क्योंकि उस वक्त मैंने मेरे मन में सोचा कि अगर ये मेरे घर की तरफ ही जा रही होगी तो मैं इसको कहीं छोड़ दूंगा। पर मेरे ऐसा पूछने पर उस औरत ने मुझे एक ऐसी जगह का नाम बताया जिस जगह पर उस वक्त मेरा जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो जो जगह थी वो मेरे घर के बिल्कुल अपोजिट साइड में थी और इसके अलावा जिस जगह पर मुझे वो औरत मिली थी वहां से वो जगह काफी ज्यादा दूर भी थी। दूर होने के साथ साथ ही वो एक ऐसी सुनसान जगह थी जहां पर मैं रात के वक्त उससे पहले कभी गया नहीं था। हालांकि मैं उस तरफ से बहुत बार गुजर चुका था, लेकिन मैं कभी भी किसी सवारी को उस तरफ लेकर नहीं गया था, बल्कि मैं तो मेरे किसी पर्सनल काम से ही उस तरफ से गुजरा था। अब वो पर्सनल काम क्या था ये आप लोगों को थोड़े टाइम बाद आगे जाकर पता चलेगा, लेकिन मैं उस जगह के बारे में अच्छी तरीके से जानता था जिस जगह पर उस वक्त वो औरत जाना चाहती थी। अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में भी यही बात चल रही होगी कि आखिर ऐसी कौन सी जगह थी जिस जगह पर वो औरत जाना चाहती थी और उस वक्त मैं उसको लेकर नहीं जा सकता था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जयपुर की जो मेन सिटी है उसके थोड़ा साइड में जो जंगल वाला इलाका पड़ता है, उसी जंगल वाले इलाके पर एक बड़ी सी होटल बनी हुई है। अगर कोई जयपुर से ये कहानी सुन रहा है तो उसको इस बात का अच्छी तरीके से पता होगा कि मेन सिटी के साइड में जयपुर में कई सारी बड़ी बड़ी होटल बनी हुई हैं, लेकिन वो होटल बिल्कुल पहाड़ों के बीच में और एक जंगल वाले इलाके में है। वहां तक जाने के लिए भी आपको एक सुनसान और सिंगल सड़क से गुजरना पड़ता है। उन होटलों में बाहर के लोग आकर अपने बच्चों की शादियां करके जाते हैं। अगर जयपुर से कोई कहानी सुन रहा है तो उसको इस चीज के बारे में पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। खैर, अब अपनी कहानी पर वापस लौटते हैं। उस वक्त जब उस औरत ने मुझे वैसे ही किसी एक होटल का नाम बताया तो मैं उससे कहता हूं कि मेम साहब, मैं तो इस वक्त घर जा रहा हूं और आप जिस जगह पर जाने के लिए मुझसे कह रहे हो वो जगह मेरे घर से बिल्कुल दूसरी साइड में पड़ती है, तो इसीलिए मैं आपको वहां तक नहीं छोड़ सकता। तो मेरे ऐसा कहते ही वो औरत मेरे थोड़ा करीब आती है और फिर मुझसे कहती हैं कि देख लो भाई साहब,
आपकी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। जितना उस जगह पर जाने का आप लोग वैसे किराया लेते हो, मैं आपको उसका डबल किराया देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरा आज रात 12 बजे तक वहां पर पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं किसी खास शख्स की शादी को अटेंड करने के लिए आई हूं, और अगर मैं वहां तक नहीं पहुंच पाई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे ही उस औरत ने मुझे डबल किराया देने की बात कही तो मैं कुछ पल सोचने लगता हूं, लेकिन फिर दिमाग में यही था कि अगर लेट तक घर पहुंचा तो मेरे पापा मेरी काफी ज्यादा टेंशन करने लग जाएंगे, और फिर उनको दवाई पानी देने वाला भी तो कोई नहीं था। इसी वजह से मैं एक बार फिर से उस औरत को उस होटल तक चलने के लिए मना कर देता हूं। लेकिन मेरे मना करते ही वो औरत थोड़ा गुस्से में हो जाती है, और उसके हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। उस वक्त वो मेरी कार से थोड़ा साइड में चली गई थी, और जहां पर उसका वो सूटकेस रखा हुआ था वो उसके पास जाकर बड़ी ही टेंशन में इधर उधर बार बार चलने लगी थी। जब मैंने उसको उतना टेंशन में देखा तो मैं सोचता हूं कि अच्छा खासा मौका है। पूरे दिन में जितनी कमाई हुई है उतनी कमाई तो मैं इस एक कस्टमर में ही निकाल लूंगा। यही बात सोचते हुए मैं अपना मोबाइल निकालता हूं और मेरे घर के बगल में जो गीता काकी थी उनको फोन करता हूं। गीता काकी को फोन करके मैंने उन्हें सारी बात समझा दी थी और उनसे कह दिया था कि मुझे घर पर पहुंचने में थोड़ा लेट हो जाएगा, इसीलिए आप मेरे घर जाकर मेरे पापा को थोड़ी शाम वाली दवाई दे देना और उनसे कह देना कि मुझे घर पहुंचने में थोड़ा लेट हो जाएगा। गीता काकी को सारी बात समझाकर मैंने अभी फोन रखा ही था कि तभी वो औरत फिर से मेरी टैक्सी की खिड़की के पास आकर मुझसे कहती हैं कि तुम्हें तो अभी बहुत लेट हो रहा था, तो फिर अब यहां पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो। अब जैसे ही उस औरत ने मुझसे ये बात कही तो मैं उससे कहता हूं कि अरे मेम साहब, वो मैं सोच रहा था कि आपको भला इस वक्त अब दूसरी कोई टैक्सी तो मिलेगी नहीं, तो ऐसे में आपको मैं ही उधर छोड़ देता हूं। अभी मैंने इतना बोला ही था कि तभी उस औरत के चेहरे पर एक खुशी वाली मुस्कान आ गई थी, लेकिन उसकी वो खुशी वाली मुस्कान भी बहुत ज्यादा क्रीपी थी। और इसके साथ ही जैसे ही उस औरत ने थोड़ा सा मुस्कुराया तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसको देखते ही एक पल के लिए तो मैं थोड़ा सा दंग रह गया था, क्योंकि जब वो औरत मुस्कुराई थी तो मुझे उसके दांत दिखाई दिए थे, और जब मुझे उसके दांत दिखाई दिए तो मैंने देखा कि उसके मुंह के अंदर साइड में दो बड़े बड़े दांत हैं, जैसे कि किसी मांसाहारी जानवर के मुंह में होते हैं, ठीक वैसे ही। लेकिन तभी वो थोड़ा सा मुस्कुराकर ही रह जाती है, जिसकी वजह से मुझे उसके वो दांत ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे पाते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बहुत से लोगों के दांत ऊपर नीचे होते हैं, तो हो सकता है वैसे ही इसके दांत भी इस तरीके से हो रखे होंगे। और आखिर मुझे दांतों से क्या लेना है, मुझे तो इसको वहां छोड़ना है और इससे अच्छे खासे पैसे बटोर कर वापस अपने घर की तरफ निकल जाना है। यही बात सोचते हुए मैं अपनी ड्राइविंग सीट से नीचे उतरता हूं और उससे कहता हूं कि अरे मेम साहब, आप गाड़ी में बैठो, आपका सूटकेस मैं रख देता हूं। उससे ऐसा कहकर अभी मैं उस सूटकेस की तरफ जा ही रहा था कि तभी वो औरत वहां खड़ी खड़ी ही मुझसे बोलती है कि तुम अकेले उस सूटकेस को नहीं उठा पाओगे। अब जैसे ही उस औरत ने मुझसे ये बात बोली तो मुझे थोड़ी सी इंसर्ट फील हुई। मुझे ऐसा लगा कि शायद इसको इस बात का अंदाजा नहीं है कि मुझे आज टैक्सी चलाते हुए 5 साल का टाइम हो गया है, और पिछले 5 साल में मैंने इससे भी कहीं गुना ज्यादा बड़े बड़े बैग उठाकर अपनी कार की डिग्गी में रखे हैं। इसी वजह से मैं उससे कहता हूं कि अरे मेम साहब, आप कैसी बात कर रहे हो, इस सूटकेस को उठाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उससे ऐसा कहकर मैं उस सूटकेस के पास जाता हूं और उसको उठाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद भी मैं उस सूटकेस को नहीं उठा पाता हूं। जब मैं उस सूटकेस को नहीं उठा पाया तो मेरी तरफ देखकर फिर से हंसते हुए वो औरत मुझसे कहती है कि मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम उसको नहीं उठा पाओगे। मुझसे ये बात कहकर वो औरत धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आती है और फिर बड़ी ही आसानी से एक हाथ से ही उस सूटकेस को उठाकर मेरी कार की तरफ लेकर जाने लगती हैं, और इस दौरान मुझसे कहती हैं कि तुम जल्दी से आकर डिग्गी को खोलो। अब उस वक्त उसको उतनी आसानी से एक ऐसे सूटकेस को उठाते हुए देखकर मैं हक्का बक्का रह गया था, जिस सूटकेस को मैं अपने पूरे शरीर की ताकत लगाकर भी नहीं उठा पा रहा था। लेकिन फिर मैं उस बात से अपना ध्यान हटाकर थोड़ा तेज दौड़ते हुए कार की डिग्गी की तरफ जाता हूं और डिग्गी खोलकर उस औरत का वो सूटकेस अपनी कार की डिग्गी में पीछे की तरफ रखवा देता हूं, और उसके बाद ड्राइविंग सीट के ऊपर जाकर बैठ जाता हूं। जैसे ही मैं ड्राइविंग सीट के ऊपर जाकर बैठा तो वो औरत भी पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है।
उस औरत के पीछे वाली सीट पर बैठते ही जिस होटल का उसने मुझे नाम बताया था, मैं उस तरफ अपनी कार को रवाना कर लेता हूं। लेकिन मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि मैं लगभग 2 घंटे से पहले उस होटल तक नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि वो जो होटल थी वो पूरा जयपुर शहर पार करने के बाद आगे की तरफ जो थोड़ा सरिस्का वाला इलाका था, यानी कि जो जंगल वाला इलाका था, वहां पर 2 पहाड़ों के बीच में बनी हुई थी। और उस तरफ जाने के लिए मुझे पूरे शहर को पार करने के बाद एक सिंगल सड़क को पकड़ना था, क्योंकि वो सड़क एक हाईवे के बगल से गुजरती थी। हाईवे पर जिस जगह से वो सड़क गुजर रही थी, वहीं पर बगल में एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ था, जिसके ऊपर लिखा हुआ था जंगली जानवरों से सावधान। लेकिन उस वक्त मुझे और शायद उन बोर्ड लगाने वालों को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस सड़क पर जंगली जानवरों से ज्यादा तो किसी और ही चीज से सावधान होने की जरूरत थी। लेकिन वो चीज क्या थी, इसके बारे में उस वक्त तक मुझे भी नहीं पता था। पर अब जैसे ही लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद मैं उस सुनसान सड़क पर रवाना हुआ, तो वहां से भी वो होटल लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर थी। लेकिन अब धीरे धीरे शाम हो चली थी और चारों तरफ अंधेरा मंडराने लगा था, क्योंकि जिस वक्त की मैं ये बातें कर रहा हूं वो वक्त एक सर्दियों का वक्त था, और शायद ये बात लगभग दिसंबर के महीने की थी। और अगर मैं ठीक तरीके से याद करने की कोशिश करूं तो शायद वो तारीख भी 8 दिसंबर की थी। और आप लोग तो जानते ही हो कि दिसंबर के महीने में कितनी ज्यादा शादियां होती हैं। और शायद इस शादी वाली बात की वजह से ही मैं उस डरावनी घटना की तारीख को आज तक भी भूल नहीं पाया हूं, क्योंकि उस औरत ने मुझे उस तरफ जाने के लिए यही कहा था कि मुझे किसी शादी में पहुंचना है, और आज रात 12 बजे से पहले पहले मेरा वहां पर पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उस सिंगल सड़क पर और उस जंगल नुमा इलाके में मैं लगभग 2 से 3 किलोमीटर आगे की तरफ आया ही था कि तभी अचानक से ही एक घुमाव में घूमते ही मेरी कार झटके खाने लगी थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद चढ़ाई की वजह से मेरी कार इस तरीके से झटके खा रही है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहानी में पहले बताया था कि वो एक सेकंड हैंड कार थी, और उस वक्त उस घुमाव में घूमते ही थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ाई थी, तो इसी वजह से मैं पूरा एक्सीलेटर देकर अपनी कार को उस चढ़ाई में चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बार बार झटके खा खाकर कुछ ही देर में मेरी वो कार वहीं की वहीं बंद पड़ गई थी। अब जैसे ही वो कार वहां पर बंद पड़ी तो मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूं, क्योंकि एक तो मुझे ऊपर से वैसे ही घर पर जल्दी पहुंचना था, और अब बीच में कार बंद पड़ गई थी तो मैं घर पहुंचने में और भी ज्यादा लेट होने वाला था। पर जैसे ही कार बंद हुई तो वो औरत परेशान होने के बजाय हंसते हुए मुझसे कहती हैं कि क्या हुआ, तुम्हारी कार तो बंद पड़ गई। अब जैसे ही उस औरत ने उस तरीके से हंसते हुए मुझे वो बात कही तो मैं उससे कहता हूं कि अरे मेन साहब, आप जरा रुको, मैं नीचे उतर के देखता हूं कि क्या खराबी है। अब उससे ये बात कहकर मैं अपनी ड्राइविंग सीट से नीचे उतरता हूं और फिर कार का आगे वाला बोनट खोलकर ये देखने की कोशिश करता हूं कि आखिर किस वजह से वो कार वहां पर उस तरीके से झटके खाकर बंद पड़ी है। अभी मैं अपनी कार का बोनट खोलकर जो खराबी हुई थी उसको समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक से ही मुझे मेरी कार का फाटक खुलने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही कार का फाटक खुला तो मुझे लगा कि शायद वो औरत भी कार से नीचे उतर गई है, पर उस फाटक के खुलने की आवाज के बाद मुझे उसके बंद होने की आवाज भी सुनाई दी थी। उस चीज को सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि वो औरत कार से नीचे उतर गई है, पर नीचे उतरने के बाद वो वहां पर मेरे पास आगे की तरफ नहीं आई थी, और मैं उस बात के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान देता भी नहीं हूं। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद मुझे पता चलता है कि मेरी कार में जो खराबी हुई है उसको ठीक करने के लिए मुझे पानी की जरूरत है, और पानी भी कोई थोड़ा बहुत नहीं चाहिए था, बल्कि मुझे उस वक्त कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी की जरूरत थी। अब इतना पानी तो मेरे पास उस वक्त कार में भी नहीं था। जो पानी की बोतल थी उसमें मुश्किल से 100 से 200 ग्राम ही पानी बचा हुआ था। इसी वजह से मैं पीछे की तरफ जाकर उस औरत से यह कहना चाह रहा था कि मेम साहब, मैं यही कहीं पास से ही पानी लेकर आता हूं, तब तक आप कार के अंदर ही बैठे रहना। लेकिन पीछे की तरफ जाने के बाद मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकला था कि मेम साहब, और इतना बोलते ही मैं रुक गया था, क्योंकि उस वक्त मेरी कार के अंदर पीछे की तरफ कोई था ही नहीं, यानी कि वो औरत वहां पर नहीं थी। उस चीज को देखकर मैंने सोचा कि शायद अभी जब मुझे कार का फाटक खुलने की आवाज सुनाई दी थी तो शायद वो औरत नीचे उतरकर कहीं साइड में टॉयलेट वगैरह करने के लिए चली गई होगी। यही बात सोचकर मैं वहां पर कुछ देर तक तो खड़ा खड़ा उसके वापस आने का इंतजार करता हूं, लेकिन तब तक अंधेरा पूरी तरीके से हो चुका था
और मुझे अगल बगल का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जब तक मुझे ये बात पता चली थी कि कार में जो खराबी हुई है उसको ठीक करने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी, तब तक मुझे उस खराबी को समझने में ही आधे घंटे का टाइम लग गया था। और उस वक्त तक रात के 8 बज चुके थे। अब सर्दियों के टाइम पर रात के 8 बजे एक सुनसान जंगलनुमा इलाके में कितना अंधेरा हो सकता है, इस बात के बारे में आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग समझदार हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि उस वक्त मैं किसी स्थिति में था। लेकिन फिर काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब वो औरत वापस नहीं लौटी, तो मैं सोचता हूं कि उसका सूटकेस तो मेरी गाड़ी के अंदर ही पड़ा हुआ है, तो वो ऐसे तो कहीं जा नहीं सकती। हो सकता है जब तक मैं पानी लेकर वापस लौटूंगा तब तक वो भी वापस आ जाएगी। यही बात सोचकर मैं अपनी कार की डिग्गी को खोलता हूं, क्योंकि पानी लाने के लिए मुझे किसी बड़ी बोतल की जरूरत थी, और जो बड़ी बोतल थी वो मेरी कार में पीछे की तरफ डिग्गी में ही रखी हुई थी। पर जैसे ही मैंने उस बोतल को निकालने के लिए मेरी कार की डिग्गी को खोला, तो अचानक से उस डिग्गी को खोलते ही मुझे उस डिग्गी के अंदर से काफी भयंकर बदबू आती है। जब मुझे बिना बात के ही डिग्गी के अंदर से इतनी बुरी बदबू आई, तो मैं सोचता हूं कि आखिर इस डिग्गी में से इतनी भयंकर बदबू क्यों आ रही है। पहले तो मुझे लगा कि शायद इसके अंदर कुछ चूहा वगैरह मर गया है, लेकिन जब मैंने अच्छी तरीके से उसके अंदर चारों तरफ देख लिया और मुझे वहां पर कोई भी चूहा मरा हुआ दिखाई नहीं दिया, तो फिर मुझे ये समझने में देर नहीं लगती है कि ये जो बदबू आ रही है ये उस औरत के सूटकेस के अंदर से ही आ रही है। अब ये चीज समझते ही मेरी जगह अगर कोई दूसरा इंसान भी होता तो वो उस सूटकेस को खोलकर देखे बिना नहीं रहता कि आखिर इस सूटकेस के अंदर से इतनी भयानक बदबू किस वजह से आ रही है। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि उस वक्त उस सूटकेस को खोलने से पहले जब मुझे वो बदबू आ रही थी, तो उस बदबू को महसूस करके ऐसा लग रहा था कि जैसे काफी सारे मरे हुए चूहे या फिर कोई ऐसी मरी हुई चीज जिसको मरे हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है और अब वो सड़ने लगी है। उस वक्त मुझे ठीक ऐसी ही बदबू आ रही थी, लेकिन फिर मैं उस सूटकेस को धीरे धीरे खोलने की कोशिश करता हूं। पर वो जो सूटकेस था वो भी थोड़ा अलग ही जमाने का था। आज के टाइम पर तो मैंने किसी को भी वैसा सूटकेस यूज करते हुए नहीं देखा था। इसी वजह से मुझे उसको खोलने में थोड़ा टाइम लग गया था। पर जैसे ही मैंने उस सूटकेस को खोला और उसके अंदर जो कुछ था उसको अपनी आंखों से देखा, तो उसको देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी और मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हो गया था, क्योंकि उस वक्त मेरी आंखों के सामने उस सूटकेस के अंदर जो कुछ था उसके ऊपर मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। इसके साथ ही उस चीज को देखने के बाद मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैं बार बार अपने अगल बगल में पलटकर देख रहा था कि कहीं कोई और भी मेरे अलावा उस सूटकेस को देख तो नहीं रहा, कहीं कोई उस सूटकेस के अंदर जो कुछ है उसको देख ना ले, क्योंकि अगर कोई दूसरा उस चीज को देख लेता तो उसको तो यही लगता कि वो सब कुछ मेरा ही किया धरा है, क्योंकि उस वक्त उस सूटकेस के अंदर कुछ और नहीं बल्कि एक औरत की लाश थी। और उस लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इस औरत को मरे हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है, क्योंकि उसकी जो लाश थी वो पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। उस वक्त उस औरत के शरीर की जो चमड़ी थी वो पूरी तरीके से काली पड़ गई थी, और इसके साथ ही बहुत सी जगहों पर तो मुझे रेंगते हुए कीड़े भी दिखाई दे रहे थे। पर उस सूटकेस को खोलने के बाद जितनी बदबू मुझे पहले आ रही थी, अब उसकी 100 गुनी बदबू आने लगी थी। यानी कि वहां पर मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गया था और मैं बार बार उल्टी करने के जैसा कर रहा था। पर मेरे लिए जो सबसे ज्यादा डरने वाली बात थी वो ये थी कि उस वक्त उस सूटकेस के अंदर जिस औरत की लाश थी वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी औरत की थी, जो औरत उस एयरपोर्ट के बाहर से खुद ही इस सूटकेस को लेकर मेरी गाड़ी में बैठी थी और यहां तक मेरे साथ आई थी। अब भला ये चीज कैसे पॉसिबल थी कि एक ऐसी औरत जो मर चुकी है वो खुद की ही लाश को एक सूटकेस के अंदर रखकर इधर से उधर दिन ढलने के बाद अंधेरा कायम होते ही भटक रही है। यही सवाल उस वक्त सबसे पहले मेरे दिमाग में आया था, क्योंकि कहानी की शुरुआत में जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मैं तो कभी भूत प्रेत या इन सब चीजों के ऊपर विश्वास ही नहीं करता था। पर आज जब मेरी आंखों के सामने वैसा कुछ था तो उस चीज को देखने के बाद मैं बिल्कुल बौखला गया था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। उस वक्त मेरा मन तो यही कर रहा था कि मैं उस सूटकेस को मेरी कार की डिग्गी से यही की यही बाहर फेंक कर यहां से अपनी कार को लेकर भाग जाऊं, लेकिन उस वक्त कार भी खराब थी और उसको फिर से स्टार्ट करने के लिए पानी की जरूरत थी। इसी वजह से मैं उस सूटकेस को वापस बंद करता हूं और फिर वो जो पानी की बोतल रखी हुई थी
उस खाली पड़ी हुई पानी की बोतल को उठाकर डिग्गी को बंद करके काफी घबराते हुए उस सड़क से साइड में उतरकर पानी की तलाश में निकल जाता हूं। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही थी कि कैसे भी करके मुझे एक बार जल्दी से पानी मिल जाए, उसके बाद मैं अपनी कार को स्टार्ट करके यहां से निकल जाऊंगा और उस लाश के साथ साथ उस सूटकेस को भी सड़क के बगल में फेंक दूंगा। क्योंकि अगर किसी ने मुझे उस सूटकेस के साथ और उस लाश के साथ देख लिया तो लोग तो यही समझेंगे कि मैंने ही उस औरत को मारा है और इतने दिनों से उसकी लाश को मैं उस सूटकेस के अंदर डालकर घूम रहा हूं। अब मैं उस सुनसान टूटी फूटी सिंगल सड़क से थोड़ा साइड में जंगल के अंदर की तरफ आ गया था। उस वक्त मैंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन कर रखी थी और मैं उसकी रोशनी के सहारे ही पानी की तलाश में अंदर की तरफ जा रहा था। अब एक तो पीछे की तरफ मेरे साथ इतना भयानक हादसा हो चुका था कि जिस औरत की लाश उस बैग में थी वो औरत अभी कुछ टाइम पहले तक मेरे साथ एक जिंदा इंसान के रूप में थी। और ऊपर से अब जिस जंगल वाले इलाके में मैं पैदल ही अंदर की तरफ जा रहा था वहां पर जंगली जानवरों का भी डर था। अगर गलती से भी कहीं से कोई जंगली जानवर आकर मेरे ऊपर हमला कर देता तो उस वक्त मैं तो खुद को बचाने वाली कंडीशन में भी नहीं था, क्योंकि जो कुछ मैंने उस सूटकेस के अंदर देखा था उसको देखते ही मेरे शरीर की तो पूरी हिम्मत ही निकल चुकी थी। उस वक्त ही मैं अपने पैरों के ऊपर कैसे चल रहा था ये सिर्फ मैं ही जानता था, क्योंकि जब से मैंने वो चीज देखी थी तब से मेरे शरीर ने बिल्कुल काम करना ही बंद कर दिया था। लेकिन उस वक्त क्योंकि मुझे अपनी जान बचाकर वहां से भगाना था, इसी वजह से मैं सिर्फ पानी की तलाश में उस जंगल के अंदर निकला था। अभी मैं एक छोटी सी पगडंडी से होते हुए अंदर की तरफ जा ही रहा था कि तभी अचानक से ही एक बहुत भयानक चीख के साथ जिस पेड़ के नीचे से मैं गुजर रहा था उस पेड़ की टहनी के ऊपर से कोई औरत उल्टी होकर बिल्कुल मेरे सामने आ जाती है। यानी कि उस वक्त उसके जो पैर थे वो तो उस पेड़ की टहनी से अटके हुए थे और वो बिल्कुल उल्टा लटक कर मेरे सामने आ गई थी। अब जैसे ही रात के अंधेरे में मेरे साथ वो चीज हुई तो मैं काफी ज्यादा डर जाता हूं, लेकिन उस वक्त उस औरत के चेहरे में और मेरे चेहरे में सिर्फ एक कदम का ही फासला था। इसी वजह से जैसे ही वो उस तरीके से चीखते हुए अचानक से मेरे सामने लटक कर आई तो उसके चेहरे को देखते ही मैं थर थर कांपने लगा था, क्योंकि उस वक्त वहां पर उस पेड़ से वो जो औरत उस तरीके से लटकी थी वो औरत और कोई नहीं बल्कि वही औरत थी जिसकी लाश उस सूटकेस के अंदर पड़ी हुई थी और जो वहां तक किसी जिंदा औरत की तरह मेरी कार के अंदर बैठकर आई थी। लेकिन अब जब वो उस पेड़ से मेरी आंखों के सामने उल्टी लटकी हुई थी तो उस वक्त वो किसी जिंदा औरत की तरह अपने साधारण रूप में नहीं थी, बल्कि उस वक्त भी उसके शरीर की वही हालत थी जो उस सूटकेस के अंदर उसकी लाश की हो रखी थी। यानी कि जब वो मेरे सामने उस पेड़ से लटकी थी तब भी उसके अंदर से उतनी ही भयानक बदबू आ रही थी और उसका शरीर बिल्कुल उसी तरीके से गल कर सिकुड़ चुका था और उसके मुंह के अंदर बिल्कुल वैसे ही वो छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे। पर अब जब वो मेरे सामने उस पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी तो उसकी आंखें बिल्कुल किसी जिंदा इंसान की तरह खुली हुई थी और वो मेरी तरफ देखकर अपने उन्हीं कीड़े रेंगते हुए होठों पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान लाती है। जब वो मेरे सामने उल्टी लटकी लटकी उस तरीके से मुस्कुराती है तो मुस्कुराते वक्त जब मुझे उसके दांत दिखाई देते हैं तो उन दांतों को देखकर मुझे यकीन हो जाता है कि इस औरत को मेरी टैक्सी के अंदर बैठते वक्त शुरुआत में जो कुछ चीजें मैंने नोटिस की थी वो बिल्कुल सच थी, क्योंकि अब जब वो मेरे सामने उस तरीके से मुस्कुरा रही थी तो उसके मुंह के अंदर बिल्कुल वैसे ही नुकीले दांत थे जैसे दांत मुझे उस वक्त दिखाई दिए थे जब मैंने उसे उसके साथ चलने की बात कही थी। और वो बात सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। अब मुझे इस बात पर काफी ज्यादा पछतावा हो रहा था कि काश मैं इसके साथ यहां ना आता, काश मेरे फोन करने पर गीता काकी फोन ना उठाती या फिर वो मुझसे ये कह देती कि मैं तो घर पर नहीं हूं और तुम्हारे पापा को दवाई नहीं दे सकती, तो मैं इस औरत के साथ यहां नहीं आता और अपने घर के लिए ही निकल जाता। उस वक्त मुझे इस बात का पछतावा इस वजह से हो रहा था क्योंकि उस वक्त पर मुझे इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा हो गया था कि आज मैं एक बहुत गलत जगह पर फंस चुका हूं और अब मेरे साथ आगे जो कुछ भी होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा भयानक और जानलेवा होने वाला है। लेकिन उस वक्त मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि बचपन से लेकर आज तक मैंने जितनी भी भूत प्रेत और चुड़ैलों की कहानियां सुनी थी उन कहानियों में मैंने सुना था कि ये जो भटकती हुई आत्माएं होती हैं ये रात के लगभग 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में ही किसी को अपना शिकार बनाती हैं।
लेकिन उस वक्त तो रात के लगभग 8 से 9 बजे के बीच का ही वक्त हो रहा था। तो फिर उस वक्त में वो जो कोई भी चुड़ैल या फिर डायन थी जो मेरे सामने शुरुआत में एक साधारण औरत का रूप लेकर एक सवारी बनकर आई थी, वो भला इतना जल्दी ही अपने शिकार को ढूंढने के लिए कैसे निकल गई थी? क्योंकि जिस वक्त वो मुझे उस घुमाव में मिली थी उस वक्त तो शाम के लगभग 6 बजे का ही टाइम हो रहा था। अभी मैं मेरे दिमाग में ये सब चीजें ही सोच रहा था कि तभी मैं देखता हूं कि वो औरत अचानक से ही उस पेड़ के ऊपर से गायब हो गई है। अब उसके वहां से गायब होने के बाद भी मेरे पैर बुरी तरीके से कपकपा रहे थे और मेरे अंदर ये बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि अब मैं पानी की तलाश में उस जंगल में और ज्यादा अंदर की तरफ जाऊं। लेकिन मुझे ये भी अच्छी तरीके से पता था कि बिना पानी के तो मैं अपनी कार को स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि यहां इस जंगल के बीच मरने से तो अच्छा है कि मैं वहां सड़क पर ही चला जाऊं, क्योंकि अगर आज सच में ही उस होटल के अंदर कोई शादी होगी तो इस सड़क से जरूर कोई ना कोई तो गुजरेगा ही, और जो कोई भी सड़क से गुजरेगा मैं किसी भी तरीके से उसको रुकवाकर उससे मदद मांग लूंगा और अपनी जान बचा लूंगा। यही बात सोचते हुए मैं उस पेड़ के नीचे से ही वापस पीछे की तरफ मुड़ जाता हूं और सड़क की तरफ जाने लगता हूं। अभी मैं सड़क के थोड़ा पास में पहुंचा ही था कि तभी मुझे दूर से ही मेरी कार के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरी कार की ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठा बैठा उसको स्टार्ट करने के बाद उसे काफी तेज एक्सीलेटर दे रहा है। अब जैसे ही मुझे वो आवाज सुनाई दी तो एक पल के लिए तो मुझे लगा कि कहीं कोई चोर उचक्का तो किसी तरीके से उसको स्टार्ट करके चोरी करके लेकर जाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। यही बात सोचते हुए मैं अपने कदमों को और भी तेज बढ़ा देता हूं। लेकिन जैसे ही मैं सड़क पर पहुंचा तो मुझे दिखाई दिया कि उस वक्त मेरी कार स्टार्ट तो है, लेकिन उसके साथ साथ ही वहां पर कुछ ऐसा भी था जिसको देखकर मैं बिल्कुल सहम गया था। और वो चीज और कुछ नहीं बल्कि वही औरत थी। पर मैं देखता हूं कि वो औरत अब बिल्कुल सही सलामत, यानी कि जिस तरीके से वो मुझे उस घुमाव में शाम के 6 बजे के वक्त मिली थी उसी तरीके से उसी गुलाबी रंग की साड़ी में मेरी कार के बाहर खड़ी हुई दिखाई देती है। और वो बार बार इधर से उधर चक्कर काट रही थी जैसे कि वो किसी का इंतजार कर रही हो। पर तभी अचानक से उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ जाती है। जैसे ही उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ती है तो वो वहीं से थोड़ा जोर से बोलते हुए कहती हैं कि अरे कहाँ चले गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। भला यूं किसी मुसाफिर को इस तरीके की सुनसान सड़क पर बीच में छोड़कर कोई जाता है? अब जब मैं उस औरत के मुंह से ये बात सुन रहा था तो मैं उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि वहां पर जो कुछ हो रहा था उसको मैं समझ ही नहीं पा रहा था। उस वक्त मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं इस औरत से जितना ज्यादा दूर रहूं उतना ही मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि उस वक्त तक मुझे इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा हो गया था कि ये कोई जिंदा औरत नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उस औरत को उस गुलाबी रंग वाली साड़ी में देखकर और उसकी उस सादगी को देखकर मैं क्यों उसके ऊपर मरता जा रहा था। मैं ना चाहते हुए भी अपने कदमों को उस सड़क की तरफ बढ़ाता हूं और फिर अपनी कार के बगल में जाकर उससे कहता हूं कि अरे मेम साहब, आप कहां चली गई थी? मुझे तो लगा कि शायद आप अंदर जंगल में कहीं खो गई हो, इसी वजह से मैं आपको ही ढूंढने के लिए निकला था। अब जैसे ही मैंने उस औरत से ये बात कही तो वो मेरी तरफ देखकर कहती हैं कि अच्छा, अगर तुम मुझे ढूंढने के लिए निकले थे तो फिर तुम्हारे हाथ में ये बोतल क्या कर रही हैं? अब जैसे ही उस औरत ने अपने हाथ की उंगली से मेरे हाथ की तरफ इशारा करके मुझसे उस बोतल के बारे में पूछा तो अचानक से मुझे अपने हाथ पर थोड़ा वजन महसूस हुआ, जैसे कि मैंने किसी वजन वाली चीज को उठा रखा हो। अब जैसे ही मुझे थोड़ा वजन महसूस हुआ तो मैं अपनी नजरों को थोड़ा नीचे की तरफ झुकाकर उस बोतल की तरफ देखता हूं, और जैसे ही मैं उस बोतल की तरफ देखता हूं तो उस बोतल की तरफ देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मैं उस बोतल को अपने हाथ से नीचे छोड़ देता हूं, क्योंकि उस वक्त मैं देखता हूं कि मेरी वो बोतल अब खाली नहीं है बल्कि उसके अंदर कुछ भरा हुआ है। और जो कुछ उसके अंदर भरा हुआ था उसको देखकर मैं समझ गया था कि वो क्या है। दरअसल उस वक्त उस बोतल के अंदर कुछ लाल लाल रंग का भरा हुआ था, और उस चीज को देखकर मैं समझ गया था कि वो लाल लाल रंग की चीज कुछ और नहीं बल्कि खून है। पर उस वक्त मुझे यह समझ में नहीं आया था कि जब मैं इस बोतल को अपनी कार की डिग्गी से निकाल कर लेकर गया था तब तो ये बिल्कुल खाली थी और मैं बड़े ही आराम से इसको हल्के से पकड़ कर लेकर गया था। ना ही मैंने कहीं पर इसके अंदर पानी भरा और ना कुछ और। तो फिर ये अपने आप ही इस खून से कैसे भर गई?
पर इससे पहले कि मैं इस चीज को समझ पाता, सामने की तरफ खड़ी हुई वो औरत फिर से थोड़ा तेजी से बोलते हुए मुझसे कहती हैं कि अब यहीं पर खड़े खड़े इन सब चीजों को देखते रहोगे या फिर आगे भी चलोगे? और तुम ये इस बोतल के अंदर ये लाल लाल क्या भर कर लाए हो? क्या ये तुम्हारी टैक्सी के अंदर ढलने की कोई चीज है? हो सकता है कोई लिक्विड होगा जो गाड़ियों में डालने के काम आता होगा। अब जैसे ही उस औरत ने मेरी तरफ थोड़े अनजाने भाव से देखते हुए मुझसे ये बात पूछी, तो मैं उससे हकलाते हुए कहता हूं कि हाँ हाँ मेम साहब, ये गाड़ी के अंदर डालने के ही काम आता है। उससे ऐसा कहकर मैं वापस से उस पानी की बोतल को उठाता हूं और फिर पीछे की तरफ डिग्गी में ले जाकर रख देता हूं। उसके बाद वापस आगे की तरफ चला जाता हूं। लेकिन जब तक मैं आगे की तरफ गया, तब तक वो जो औरत थी वो कार का फाटक खोलकर पीछे वाली सीट पर बैठ गई थी। अब उस वक्त वहां पर मेरी वो जो कार थी वो बिल्कुल चालू कंडीशन में खड़ी हुई थी, यानी कि उस वक्त वहां पर उसका जो इंजन था वो बिल्कुल चालू था। तो इसी वजह से मैं भी मजबूरी में अब वहां से भाग भी नहीं सकता था। पर उस वक्त मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि आज मेरा यहां पर मरना तय है। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान अपनी आखिरी सांस तक अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। अगर उसके हाथ में हो तो वो कभी मरना ही नहीं चाहेगा, और ऐसी ही हालत उस वक्त मेरी भी हो रखी थी। इसी वजह से ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद मैं कुछ देर कुछ सोचता हूं, और फिर वो चीज सोचते सोचते ही मैं पीछे की तरफ अचानक से पलटकर उस औरत से कुछ कहना चाहता था, जिसके बारे में मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि वो जिंदा औरत नहीं है। पर फिर भी मैं उसके सामने अनजान बन रहा था और उसको ये जताने की कोशिश कर रहा था कि जैसे मुझे उसकी सच्चाई के बारे में अब तक कुछ पता ही नहीं चला है। लेकिन शायद उस वक्त मेरे से बड़ा मूर्ख इंसान भी कोई नहीं था, क्योंकि जब वो औरत खुद ही मेरे सामने अपने असली रूप में आ चुकी थी, यानी कि जब मुझे उस सूटकेस के अंदर और उस पेड़ के ऊपर लटकती हुई उसकी वो लाश दिखाई दे गई थी, तो फिर भी पता नहीं मैं क्यों जानबूझकर उसके सामने अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। और उसी कोशिश में अचानक से मेरी ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे ही पीछे की तरफ पलटकर मैं उससे कुछ कहना चाह रहा था। पर जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलटा तो मुझे दिखाई दिया कि अब मेरी पीछे वाली सीट के ऊपर वो जो औरत है वो बिल्कुल उसी हालत में बैठी हुई है जिस हालत में मुझे उसकी वो लाश उस सूटकेस के अंदर दिखाई दी थी। अब जैसे ही वो चीज हुई और मैंने उसको उस हालत में देखा, तो इस बार मेरे मुंह से एक बहुत तेज चीख निकल गई थी, क्योंकि इस बार उसका जो चेहरा था वो पूरी तरीके से खून से सना हुआ था। यानी कि जब पिछली बार वो मुझे दिखाई दी थी तो उस वक्त तो उसके चेहरे की जो चमड़ी थी वो बिल्कुल सड़ी हुई और कीड़े रेंगती हुई ही दिखाई दी थी। लेकिन अब तो उसके पूरे चेहरे के ऊपर खून लगा हुआ था। उसके चेहरे के ऊपर वो खून लगा हुआ देखकर जब मेरी नजरें उसके हाथों की तरफ गई, तो मुझे दिखाई दिया कि उस वक्त उसके हाथों में कुछ था। पर तभी उसके हाथों में जो कुछ भी था वो उसको अपने मुंह की तरफ लेकर जाती है और फिर अपने उन्हीं नुकीले दांतों से उस चीज को काट कर चबा चबा कर खाने लगती है। जब मैंने अपनी आंखों को फाड़कर गौर से वो जो कुछ भी था उसकी तरफ देखा, तो मुझे दिखाई दिया कि वो एक छोटा सा खरगोश का बच्चा था, जिसको उस औरत ने अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ रखा था, और मेरे सामने आने से पहले भी शायद उसने एक दो बार उसको काटकर खा लिया था, और शायद वो खून उस खरगोश का ही था। अब अपने सामने एक जिंदा खरगोश के कच्चे मांस को उस औरत को उस तरीके से चबा चबा कर खाता हुआ देखकर मुझे समझ में आ गया था कि वो कितनी ज्यादा क्रूर और भयानक है। उस वक्त जब मैं उस औरत को उस खरगोश के बच्चे को उस तरीके से नोच नोच कर खाते हुए देख रहा था, तो मैं मेरे मन में यही सोच रहा था कि अब थोड़ी ही देर में ये मुझे भी इसी तरीके से फाड़ कर खा जाएगी। पर उस वक्त वो जो खरगोश उस औरत के हाथों में था वो पूरी तरीके से मरा नहीं था। यानी कि जब वो औरत उसके शरीर को फाड़कर उसके मांस को निकाल कर खा रही थी, तो वो उसके हाथों में बुरी तरीके से फड़फड़ा रहा था, जैसे कि वो अपनी मौत के मुंह में होने के बावजूद भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन फिर जब देखते ही देखते उस औरत ने तीसरी बार उसके शरीर को अपने निकले दांतों से काटा, तो उसने उसके शरीर के बीच में से बिल्कुल 2 टुकड़े ही कर दिए थे। जब उसने उस खरगोश के 2 टुकड़े किए, तो कुछ देर तक तो उसके दोनों हाथों में उसके शरीर के जो अलग अलग हिस्से हो गए थे वो फड़फड़ाते हैं, और फिर कुछ ही देर बाद वो शांत हो जाते हैं। उस चीज को देखकर मुझे समझ में आ गया था कि अब वो मर चुका है। पर उस वक्त वहां पर मेरे मुंह से
वो एक चीख निकलने के बाद मेरे से और कुछ भी नहीं हो रहा था। ना ही तो मेरा शरीर हिल पा रहा था और ना ही मैं अपने गले से और कुछ आवाज निकाल पा रहा था। उस वक्त मैं सिर्फ अपनी आंखों को फाड़कर वो जो कुछ कर रही थी उसी को देख रहा था। अभी मैं उस तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक से ही जिस ड्राइविंग सीट के ऊपर मैं बैठा हुआ था, मुझे पीछे से उसके शीशे के खटखटाने की आवाज सुनाई देती है और उस खटखटाने की आवाज के साथ ही मेरा उस भयानक चुड़ैल के ऊपर से ध्यान टूटता है और मैं पीछे की तरफ पलटकर देखता हूं। जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलटकर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस वक्त मेरी खिड़की के बाहर वही औरत खड़ी हुई है जो पीछे की तरफ सीट पर बैठी बैठी उस खरगोश को खा रही थी। लेकिन जिस वक्त वो खिड़की के बाहर खड़ी हुई थी उस वक्त वो उस डरावने रूप में नहीं बल्कि उसी गुलाबी साड़ी वाले और सादगी भरे साधारण रूप में थी। खिड़की का शीशा खटखटाने के बाद वो मुझसे कहती हैं कि अब कब तक यहीं पर खड़े रहोगे, जल्दी से गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाओ। पर जैसे ही उस औरत ने मुझसे ये बात कही तो मैं समझ जाता हूं कि अब मेरे पास अपने आप को बचाने का यही मौका है, क्योंकि उस औरत के वो बात कहते ही मैं पीछे की तरफ पलट कर देखता हूं और जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलट कर देखता हूं तो उस वक्त वो औरत मेरी कार के अंदर से गायब थी। यानी कि अभी वो जो अपने डरावने रूप में उस खरगोश के बच्चे को जिंदा ही चबा चबा कर खा रही थी, अब वो वहां से गायब हो चुकी थी। उस वक्त सिर्फ मेरी सीट के ऊपर उस खरगोश का खून ही पड़ा हुआ था। पर अब जैसे ही मैंने ये चीज देखी तो उसके बाद बाहर खिड़की के पास खड़ी हुई उस औरत की तरफ देखते देखते ही मैं अपनी कार को काफी तेज एक्सीलेटर देता हूं और उसके बाद एक झटके के साथ गियर डालकर उसको वहां से काफी तेज स्पीड में निकाल लेता हूं। पर जैसे ही मैंने अपनी कार को उस औरत के बगल से उतना तेजी से निकाला तो वहां से निकालते ही मुझे पीछे की तरफ से उस औरत की काफी तेज चीखने की आवाज सुनाई देती है। उस वक्त वो चीख इतनी तेज आवाज में थी कि वो पूरा का पूरा जंगलनुमा इलाका ही उसकी उस आवाज से गूंज गया था। पर अभी मैं वहां से लगभग उस चढ़ाई में चढ़ने के बाद आधा किलोमीटर के आसपास ही आगे की तरफ आया ही था कि तभी मुझे मेरी कार की पीछे वाली सीट के ऊपर से किसी औरत की अजीब तरीके से हंसने की आवाज सुनाई देती है। अब जैसे ही मुझे वो हंसने की आवाज सुनाई दी और उस आवाज को सुनकर जब मैंने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो पीछे की तरफ पलट कर देखते ही मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि अब पीछे वाली सीट के ऊपर वही औरत अपने दोनों रूपों में अलग अलग जगह पर बैठी हुई थी। यानी कि एक जगह पर बैठी बैठी तो वो औरत उस खरगोश को खा रही थी और उसके बगल में वही औरत अपने उसी गुलाबी रंग की साड़ी वाले साधारण रूप में बैठी हुई थी। पर वो दोनों ही वहां पर बैठी बैठी मेरी तरफ देखकर हंस रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उनकी तरफ पीछे पलटकर देखा तो मेरी गर्दन वहीं की वहीं अटक गई और उतनी ही तेज रफ्तार में जाकर मेरी जो कार थी वो आगे एक पेड़ में ठुक गई थी। उस पेड़ में ठुकने के बाद वो लगभग 3 से 4 बार पलटकर नीचे खाई में गिर गई थी। पर उसके बाद मेरे साथ वहां पर क्या हुआ था इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अस्पताल के बेड के ऊपर पड़ा हुआ था और उस वक्त दोपहर के लगभग 11 बजे का टाइम हो रहा था। पर जैसे ही मुझे होश आया तो मुझे दिखाई दिया कि मेरे बगल में एक नर्स है जो कि मुझे जो ग्लूकोज चढ़ रहा था उसके अंदर इंजेक्शन डाल रही थी। पर एक पल के लिए तो उस नर्स के चेहरे की तरफ देखने पर भी मुझे उसके चेहरे में उसी औरत का वो डरावना चेहरा दिखाई दिया था। इसी वजह से होश में आते ही मेरे मुंह से फिर से एक चीख निकल गई थी। पर तभी वो जो नर्स थी वो मेरे कलेजे के ऊपर हाथ रखती और मुझसे कहती हैं कि अरे डरो मत, इस वक्त तुम हॉस्पिटल के अंदर हो और बिल्कुल सही सलामत हो। जब उसने मुझसे ऐसा कहा तो फिर मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली हुई। लेकिन तभी मैं उससे पूछता हूं कि मैं यहां पर कैसे पहुंचा तो वो मुझसे कहती हैं कि कल रात को तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और एक पुलिस की पीसीआर वैन से एम्बुलेंस वालों को यह सूचना मिली थी कि वहां पर तुम बिल्कुल जख्मी हालत में पड़े हुए हो। इसी वजह से एम्बुलेंस वाले वहां जाकर तुमको उठाकर हॉस्पिटल में ले आए। अब उस दिन तो इस तरीके से मेरी जान बच गई थी, लेकिन आज तक भी मैं इस बात को नहीं समझ पाया हूं कि जब मैं वहां पर बिल्कुल बेहोश होकर गिर ही गया था तो फिर मेरे बेहोश होने के बाद उस औरत ने मेरे साथ कुछ किया क्यों नहीं। इसके साथ ही वो औरत कौन थी और उसकी वो भटकती हुई आत्मा इस तरीके से भला रात के वक्त किसी से लिफ्ट क्यों मांग रही थी।
इसी बात की तह तक जाने के लिए जब मैं ठीक हो गया था तो एक बार दिन के वक्त ही मैं उस होटल में पहुंचा जिस होटल का उस औरत ने मुझे नाम बताया था। हालांकि जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे उस होटल के अंदर जाने की इजाजत तो नहीं मिली, लेकिन उस होटल के गेट के बाहर मेरे जैसा ही एक आदमी गार्ड की नौकरी करता था। जब मैंने उस गार्ड को बताया कि मैं इस चीज की सच्चाई का पता लगाने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मेरे साथ ऐसा कुछ दिनों पहले हुआ था, तब वो गार्ड मुझसे कहता है कि तुम्हें इस सच्चाई का पता लगाने के लिए या फिर जो कुछ भी उस रात तुम्हारे साथ हुआ था उसके बारे में जानने के लिए इस होटल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही तुम्हें बता सकता हूं कि उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जब उस गार्ड ने मुझको ये बात कही तो मैं उससे पूछता हूं कि अगर तुम्हें पता है तो तुम मुझे बताओ कि वो औरत कौन थी। तो मेरे ऐसा पूछने पर उस वक्त उस गार्ड ने जो कुछ भी मुझसे कहा उसको सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बचपन से लेकर आज तक जिन भूत प्रेतों की मैं कहानियां सुनता हुआ आया था वो कहानियां महज कहानियां नहीं होती हैं, बल्कि वो आधी हकीकत और आधा फसाना होती हैं। क्योंकि उस गार्ड ने मुझे बताया कि आज से कुछ साल पहले एक बार इस होटल के अंदर एक शादी थी और वो औरत उस शादी में शामिल होने के लिए ही एक टैक्सी पकड़कर यहाँ आ रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उस टैक्सी ड्राइवर ने काफी तेज स्पीड में एक पेड़ के अंदर उस टैक्सी को ठोक दिया था, क्योंकि शायद उस रात उस टैक्सी ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में काफी तेज स्पीड में वो उस टैक्सी को कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन उस हादसे में उस औरत की जान चली गई थी और तभी से उस औरत की आत्मा इस सड़क पर भटकती है और ठीक उसी तरीके से वो उस एयरपोर्ट के बाहर से लोगों से लिफ्ट मांगती है, जिस तरीके से एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उस दिन वो वहां से वो टैक्सी पकड़कर यहां तक पहुंची थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले उमर फारूक हैं तेलंगाना से, अबिद शाह हैं फैसलाबाद से, नूर आलम हैं झारखंड से, शिल्पा हैं मुंबई से, भैया खान हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, बबीता कुमारी और अंश कुमार हैं उत्तर प्रदेश से, अशोक जलवा हैं बुढ़ार से, टूटन बासुमत्री हैं असम से, दीपक ठाकुर हैं दिल्ली से, शुभेंदु सिन्हा हैं असम से, यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं सिरसा प्रयागराज से, एलिजाबेथ हैं उड़ीसा, जसराज हैं बाड़मेर से, निहार सिंह हैं मेघालय से, रोहित सिंह हैं गोंडा से, अनूप कुमार हैं बिहार से, रेहान अंसारी हैं दिल्ली से, साजिद खान हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से, राजुला हैं उत्तर प्रदेश से, सोनिया सागर और नीरज सागर हैं उत्तर प्रदेश से, स्नेहल मिट्टे हैं सोलापुर से, शाहरुख मंसूरी हैं सारंगपुर मध्य प्रदेश से, सूरज और कविता हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, अवधेश गुर्जर हैं लालगंज से, सद्दाम हैं बिहार से, रोबिन लामा हैं सऊदी अरब से, जितेंद्र सिंह जेरी, परमिंदर कौर, सविता कौर और अनमोल हैं जालंधर सिटी पंजाब से, इरफान सिद्दीकी हैं मुंबई से, सुनील टक, नीरू टक और रुचि टक हैं बीकानेर राजस्थान से, संतोष यादव हैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, शहजाद आलम हैं धनबाद झारखंड से, शबनम हैं बंगाल से, धर्मेंद्र चौहान हैं होशियारपुर पंजाब से, राजन नूर हैं कीका श्रीवर्धन से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, विकास जोशी हैं काठमांडू नेपाल से, गोलू भदौरिया हैं भोपाल से, गणेश कुमार हैं चेन्नई से, समुद्र श्रेष्ठा हैं काठमांडू नेपाल से, सोमेश कुशवाहा हैं मध्य प्रदेश से, हजवसा बासुमत्री हैं असम से, सचिन कुमार हैं बिहार से, मनोज बिढ़ारी हैं नेपाल से, केडी ठाकुर हैं गुजरात से, ज्योति गुलिया हैं हरियाणा से, अर्जुन कुमार हैं सोनिया विहार दिल्ली से, अली डिजास्टर हैं लाहौर पाकिस्तान से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, नासिर तोवा हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, आरती प्रजापति हैं कोटा से, संदीप हैं संगरूर से, राजवीर बन्ना हैं दूदू जयपुर राजस्थान से, विकास पांचाल हैं उत्तर प्रदेश से, केपी राजपूत हैं बुंदेलखंड से, पार्वती चलवानी हैं पुणे महाराष्ट्र से, पालाब हैं असम से, रवि और अनुष्का हैं झालावाड़ राजस्थान से, शोभा और अशोक ओगणिया हैं सिरसा हरियाणा से, निरुपमा नायक हैं उड़ीसा से, अपर्णा कांबले हैं बदलापुर महाराष्ट्र से, रमेश कुमार हैं
अमृतसर पंजाब से, सीपा बरार हैं बठिंडा पंजाब से, पवन कैथल हैं हरियाणा से, सूरज कुमार हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, माया शर्मा हैं मॉरिशस से, अशोक कुमार तिवारी और स्वरूपमा तिवारी हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से, सुमित कुमार हैं मुंगेर से, उमेश कुमार हैं नेपाल से, मोहम्मद शेख हैं कर्नाटक से, रामनिवास नागर हैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, अब्दुल्लाह शेख हैं कुवैत से, गोकुल मोनी दत्ता हैं असम से, अंश मलिक हैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, डीके बोरो हैं असम से, राजीव दिया तनु और परी हैं मुंबई से, नीरज महंत हैं कुल्लू मनाली हिमाचल से, प्रवीण सिंह हैं नई दिल्ली से, माधुरी चौहान हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, देवी हैं यूके से, पंकज हैं यूपी से, दिनेश चौहान हैं बुरहानपुर मध्य प्रदेश से, अवनीत हैं जालंधर सिटी पंजाब से, मुकेश कुमार जाटव हैं यूपी से, रमेश हैं बालोतरा से और सबसे लास्ट में सरोज और मोहित हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।